मैं हूं सृष्टि जैन। न्यूज नाउ में आज बात होगी मोदी 3.0 का पहला बजट, जहां बिहार और आंध्र प्रदेश को खूब रासा रहा है, तो वहीं विपक्ष बजट को कुर्सी बचाओ बजट बता रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस बजट में, हम बताएंगे आपको। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं न्यूज नाउ। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट तो पेश कर दिया, लेकिन जहां एक तरफ बिहार और आंध्र प्रदेश की सरकारों को ये बजट खूब रासा रहा है, तो वहीं विपक्षी दलों को ये बजट बिल्कुल रास नहीं आ रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी का विशेष ध्यान रखा है। दोनों राज्य अपने लिए विशेष पैकेज की मांग सालों से कर रहे हैं, लेकिन इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। लेकिन इस बजट में विपक्ष को सरकार पर हमलावर हो गया। विपक्ष में कोई इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट बता रहा है, तो कोई इसे बाकी राज्यों के साथ भेदभाव करने वाला बजट बता रहा है। किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकौड़ा और जलेबी। देश के बजट में बिहार को स्पेशल स्टेटस ना सही, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो दिया है वो दिल खोल कर दिया है। ये तो मानकर चलना चाहिए कि जो कुछ मिला है वो स्पेशल स्टेटस की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन जब वो मिलना ना हो तो ये भी कम नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से बिहार में आम बजट के जरिए बाहर लाने की कोशिश की है, उसके कम से कम दो मकसद लगते हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार का साथ आगे भी बना रहे, और दूसरा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा बरकरार रहे। वहीं विशेष पैकेज पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए लगातार बोलते रहे। केंद्र से अगर अतिरिक्त मदद मिलेगी तो फायदा मिलेगा। तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद शुरू किए होते, लगातार सब जगह कहाँ नहीं खड़ा हुआ, सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सब अब नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम्हें कुछ, लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे। और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है, हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे पूरा हाल था। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था, तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसकी। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। अभी तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करोगे। विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसको, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कही दिए थे, तो एक चीज का तो शुरू हो गया है। बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की सहायता। बिहार में कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोध गया राजगीर वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है। बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बिहार के महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हिंदू, जैन और बौद्ध लोगों के तीर्थ स्थल माने जाने वाले राजगीर को भी ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को टूरिज्म सेंटर की तरह विकसित किया जाएगा। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। गंगा नदी पर 2 नए पुल बनाए जाएंगे। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। उधर बजट में आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज की सौगात मिलने पर टीडीपी प्रमुख और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने खुशी जताई है। सीएम नायडू ने राज्य की जरूरतों को पहचानने और नई राजधानी अमरावती समेत राज्य में कई विकास कार्यों के लिए धन आवंटित करने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया। नायडू ने अपनी पोस्ट पर लिखा, आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी हमारे राज्य की जरूरतों को पहचानने और वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में राजधानी पोलावरम औद्योगिक नोड्स और एपी में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्र का यह समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में काफी मदद करेगा। इस प्रगतिशील और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले बजट की प्रस्तुति के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। वहीं आंध्र प्रदेश के विधानसभा सत्र में बोलते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश के लिए दिए गए पैकेज को ऑक्सीजन बताया। साथ ही प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। మొట్టమొదటిసారిగా మా కూటమి నేను గాని పవన్ కళ్యాణ్ గారు గాని బీజేపీ లీడర్స్ గాని ఢిల్లీకి పోయినప్పుడు చాలా స్పష్టంగా రిక్వెస్ట్ చేశాం. అందుకే మొట్టమొదటిసారిగా 5 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు చూస్తే కేంద్ర బడ్జెట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తగిన గుర్తింపు వచ్చింది. దీంతో ఒక నమ్మకం పెరిగే పరిస్థితికి వచ్చింది. అమరావతి క్యాపిటల్కి స్పెషల్ ఫైనాన్స్ సపోర్ట్ మల్టీలాటరల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ ద్వారా దగ్గర ఒక 15,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడానికి కేంద్రం ప్రతిపాదన పెట్టింది. ఈరోజే బడ్జెట్లో కూడా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. రెండవ దిశ పోలవరం. ఏదైతే ఈ దుస్థితికి కారణం ఇప్పుడిప్పుడే రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు. ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం ప్యారలల్ డయాఫామ్ వాల్ కట్టాలని, దాన్ని రిపేర్లు చేస్తే కుదరదని చెప్పి ఇచ్చారు. అది కూడా పూర్తి చేస్తే వీలైనంత తొందరలో మేము పూర్తి చేస్తాం పోలవరం అని కేంద్రం ముందుకు వచ్చింది. దీనికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. आंध्र प्रदेश को क्या मिला? आंध्र प्रदेश को मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत चिंताओं के निवारण में तेजी लाई जाएगी। इसके तहत फंड पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाकों के लिए भी एक्ट के तहत रकम मुहैया कराई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट पेश करने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर तेलंगाना के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। ఆ తర్వాత జాతీయ ఎన్నికల తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారు మూడవసారి ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యత స్వీకరించిన తర్వాత ఇప్పటి బడ్జెట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అవసరమైన నిధులను, అవసరమైన ప్రణాళికను పొందుపరిచి తద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సహకరించమని చెప్పి మూడవసారి ఢిల్లీకి వెళ్ళి ప్రధానమంత్రి గారిని కలవడం జరిగింది. అన్ని సందర్భాలలో బేసిజాలకు తావు ఇవ్వకుండా, అనవసరమైన వివాదాలకు అవకాశం ఇవ్వకుండా ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు పెద్దన్నలాగా ఉండాలి, మిమ్మల్ని మేము పెద్దన్నగా భావిస్తున్నాం, మా రాష్ట్రానికి
చాలా సంవత్సరాలుగా వివక్ష జరుగుతున్నది కాబట్టి ఈ వివక్షను తొలగించి మా నిధులు కేటాయించండి అని వారిని కలిసి చెప్పడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులందరినీ కూడా కలిసి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. కానీ ఈరోజు వికసిత్ భారత్ 2047లో 48,21,000 కోట్ల రూపాయలతోని బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టి, అదేవిధంగా బడ్జెట్ మొత్తం సారాంశాన్ని చూస్తే మొత్తం బడ్జెట్లో తెలంగాణ అనే పదాన్ని నిషేధించిండ్రు. తెలంగాణ అనే పదాన్ని కూడా పలకడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇష్టపడడం లేదు. दूसरी तरफ केंद्रीय बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले पैकेज पर दो तरह की विरोधी बातें आ रही है। एक तरफ तो कांग्रेस समेत विपक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि यह बजट बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट बनकर रह गया। कहने का मतलब है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए तो बहुत कुछ किया गया, पर अन्य राज्यों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ आरजेडी इस पैकेज को झुनझुना बता रही है, वही समाजवादी पार्टी को भी बजट अच्छा नहीं लग रहा। उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा, उसके बारे में लोगों बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं इसमें जाना नहीं। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना डिलीवरी, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं सर, नहीं कर्नाटक से आए हैं सर, हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम खंडन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, नहीं मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी लिए माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो आपकी बेटी के बराबर है। तो इसीलिए सर मैं खंडन करता हूं, अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए, तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका खंडन करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको खंडन करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। हमें कुछ नहीं कहेंगे, हमें कोई टिप्पणी करना नहीं है इसका बारे में। मेरे को यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। I don't see any light. It is the dark and dark. दीदी, सिक्किम के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया, लेकिन सेम फ्लड्स में नॉर्थ बंगाल, कालिम्पोंग में भी काफी डैमेज हुआ था, तीस्ता बाजार में, लेकिन फ्लड असिस्टेंस में कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया वेस्ट बंगाल के लिए। दार्जिलिंग देखिए, दार्जिलिंग से वोट लेते हैं, वोट का टाइम में बड़ा बात करते हैं,
वादा करते हैं और वोट आ जाने के बाद हो जाने के बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है, कालिम्पोंग को भूल जाता है, मिरिक को भूल जाता है, मिरिक को कार्सियांग को भूल जाता है। ये उसको नेचर है। ये तो दार्जिलिंग का पहाड़ी भाई बहनों को इसको याद रखना चाहिए। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना और बंगाल को डिप्राइव करना दार्जिलिंग को, दिस आई कैनॉट सपोर्ट। किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं यार? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। नहीं, आपने अनाउंसमेंट देखा क्या? अब सड़क बनाने को भी अनाउंसमेंट में लेने लगे आप लोग भी। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे चाहे सरकार पलटनी पड़े यहाँ। क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे में क्या फायदे हैं? आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता, कॉर्पोरेट, एक्साइज, कस्टम, 90% ग्रांट का लोड ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, पैसा लैप्स नहीं होता है। ये सारी चीजें पर्याय नहीं हो सकती है ना। आप रूटीन चीजें कर रहे हो, बता रहे हो कि भला बहुत। आंध्र और बिहार का नाम लेने से बिहार की हकीकत नहीं बदलेगी। हमारे जदयू के साथ ही मुझे अफसोस है, विशेष राज्य के दर्जे पे तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी कितने वेग से खड़े थे, आज आप एकदम सिटपिटा गए। ये उचित नहीं है। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं, दोनों चाहिए। और रूटीन एलोकेशन, भगवान के लिए आप लोग कम से कम
रूटीन एलोकेशन को सौगात मत बताइए। पार्टनर तो बड़े खुश कह रहे हैं स्पेशल पैकेज मिल गया। उनकी खुशी, उसकी स्पेशल पैकेज अगर वो बोल रहे हैं मिल गया, मैं चाहूंगा वो साथ सार्वजनिक रूप से बैठे और इसको समझें। सड़क का एलोकेशन विशेष पैकेज नहीं होता है। अगर इतनी समझ नहीं है ना, सार्वजनिक जीवन छोड़ दें। पहली बार हुआ होगा कि देश की वित्त मंत्री जो बजट अनाउंस कर रही है वो आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बजट है। वो वहाँ के वित्त मंत्री क्या काम करेंगे अगर हमारे केंद्र मंत्री ये काम कर रही हैं। और जो उन्होंने शुरू किया है प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना, उसके तहत उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर्स को पैकेजेस दिए हैं। बाकी सारे राज्यों को पैकेजेस की जरूरत नहीं है। आज महाराष्ट्र हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, सबसे ज़्यादा टैक्सेस सेंटर हमसे ही लेती है, पर महाराष्ट्र को क्या मिलता है? वो भी तो अलायंस में इनकी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, उन अलायंस पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं। और शर्म है, मुझे तो शर्म इस बात की है कि हमारे दो ऐसी पार्टियां हैं जो सरकार में तो बनी हुई हैं महाराष्ट्र में, पर केंद्र में वो अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहे कि महाराष्ट्र के लिए भी किसी तरीके का पैकेज अनाउंस होना चाहिए। ये एक और चीज़ दिखाता है, प्रधानमंत्री जी का महाराष्ट्र से जो विरोध बना रहा है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, वो इस बजट में स्पष्ट नजर आ रहा है। इसलिए आप तमिलनाडु ले लीजिए, आप केरला ले लीजिए, आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, किसी भी राज्य में जहां पर बीजेपी के विरोध की पार्टियां खड़ी हैं उनके लिए कोई पैकेजेस नहीं दिए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि एक बहुत गलत प्रथा शुरू हो रही है और उसका प्रोटेस्ट अगर पुरजोर तरीके से नहीं किया गया तो आगे वाली सरकारें भी इसी तरीके का काम करेंगी। एक बार खुश होता है, दूसरा निराश होता है। लेकिन ये कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हो। मात्र दो व्यक्तियों को छोड़कर नीतीश कुमार और सपा पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? राज्यों को कुछ नहीं मिला। और जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है, जैसे कि बिहार और आंध्रा, उनको सब कुछ लुटा दिया गया। तो इससे तो यही सार मिलता है कि जो राज्य भाजपा को कम वोट देता है उसे ज्यादा दिया जाएगा, तो आगे के लिए सीख ले। और दूसरी चीज, जहां तक एक आम नागरिक की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका इकोनॉमिक सर्वे भी, CNI की रिपोर्ट भी, और जितने भी ये एजेंसीज हैं इनकी जो भी सालाना रिपोर्ट्स आती हैं, साफ बताती हैं कि इस देश में आय तो बढ़ नहीं रही लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर आय महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ेगी तो इस देश का हर नागरिक एक महीने से गरीब होता जा रहा है। और उसके ऊपर निवेश करने वाली जो एक बहुत बड़ी तादाद थी इस देश में, उसको लाचारी के कगार पे लाकर सरकार ने फैसला किया। इसमें सबसे बड़ा मैं कहूंगा बॉडी ब्लो इस देश के इन्वेस्टर्स को दिया गया है, वो है इंडेक्सेशन की। जो लाभ आपको दिया जाता था वो आपसे छीन लिया। इंडेक्सेशन छीनना, इन्वेस्टर्स पे टैक्स लगाना नहीं, इन्वेस्टर्स को पेनलाइज करने जैसा है। आप इंडेक्सेशन रिमूव करके एक महीने में इन्फ्लेशन पे भी टैक्स ले रहे हैं। यानी कि आज तक आप खाने की कोई वस्तु खरीदें, कोई सुविधा खरीदें या इनकम कमाएं, उस पर तो टैक्स देते थे। अब आप महंगाई, जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं क्योंकि आपसे इंडेक्सेशन की जो एक लाभ आपको दिया गया था वो आपसे सरकार ने छीन लिया है। तो कुल मिलाकर इस बजट ने लगभग हर तबके को नाराज किया है। सर, दिल्ली के हिस्से में क्या है? दिल्ली के हिस्से में खास तौर पे दिल्ली वो राज्य जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार की खजाने में जमा कराता है, दिल्ली वाले जमा कराते हैं, उनका शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस जो उन्हें मिलना चाहिए उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। वो 20 साल से जितनी राशि मिलती थी, करीब 350-400 करोड़ मिलती है, बस इतनी मिलती है। एक फूटी कौड़ी का भी इजाफा उसमें नहीं किया। और एक प्रकार से पक्षपात तमाम राज्यों में किया गया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बजट होगा इस देश के इतिहास में जिसने लगभग सबको निराश किया। और यहाँ तक कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की समर्थकों से बात करें, इंटरनेट पे देखिए, इंटरनेट के अलावा भी सड़क चलते भाजपा के समर्थकों से बात करें, वो सब भी इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं
दीप्तिनाथ ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। दरअसल बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली थी, वहीं टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटों पर जीत मिली। बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। इस आधार पर इन पार्टियों की पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 89% पावर बीजेपी के पास और 5.5% जेडीयू और टीडीपी के पास है। सरकार बनाए रखने के लिए दोनों सहयोगी दलों का समर्थन बनाए रखना भी जरूरी है और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने आम बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का इस बार खास ख्याल रखा है। तो हमारे खास कार्यक्रम न्यूज नाउ में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।